ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है बेसिकली इसमें हम फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2018 में जब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज हुआ और उसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई और कुछ चीज़ों को सिलेबस से हटाया गया, एक्सक्लूड किया गया। तो फिर एक पैटर्न एग्ज़ाम के पैटर्न में आप देखें, एक नई टेंडेंसी आई कि जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, उनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की गई। और इवन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो है उसमें भी क्वेश्चन आप देखें, 4-5 क्लासिकल थिंकर्स के नाम दे दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि ये जो थिंकर्स हैं ये फेमिनिस्ट हैं कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, हेगल के बारे में आप सभी का क्या ख्याल है? हेगल कैसे थिंकर हैं? इज ही ए फेमिनिस्ट और नॉट? एनीवन इन द क्लास कोई बताएगा? क्या हेगल नारीवादी विचारक हैं? एक एक करके आप लोग, अगर किसी को मालूम कोई कुछ कहना चाहता है तो इस पर अपनी बात रख सकता है, अदरवाइज फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, पिछले 5 साल 2018 के बाद से आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जो क्लासिकल फिलोसफर्स हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें सिलेबस में भी कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप देखें मैरी वोllस्टनक्रॉफ्ट को। हालांकि देखिए, पहले मैरी वोllस्टनक्रॉफ्ट को एज ए थिंकर सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया था। जब 2018 में सिलेबस को चेंज किया गया तो उसके बाद से फिर सुजैन वाला रोकिन को, सॉरी, मैरी वोllस्टनक्रॉफ्ट को मैरी वोllस्टनक्रॉफ्ट को इंक्लूड किया गया। और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जेएस मिल की, जेएस मिल भी एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ही देखिए, हीगल, एरिस्टोटल और जीन जैक्स रूसो, ये जो थिंकर्स हैं दे डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। वो जेंडर इक्वालिटी में और जेंडर जस्टिस में यकीन नहीं रखते हैं और वो महिलाओं के, औरतों के काम को, हाँ, उनके स्फीयर को जो है कन्फाइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरतें घर की चार दीवारी के बीच में रहें और उनका सिर्फ ये काम हो कि वो घर का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, मतलब रेयरिंग एंड केयरिंग में उनका पूरा वक्त जो है लगे। तो एक अलग, एक नया कह सकते हैं पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेटो भी एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, प्लेटो की बात करें हम, और फिर हम देखते हैं जेएस मिल को भी देखते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं, प्लेटो से, जेएस मिल से, अरिस्टोटल से, हीगल से, रूसो से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो 3 थिंकर्स हैं, ठीक है, ये जेंडर जस्टिस में यकीन नहीं रखते हैं। दे आर नॉट फेमिनिस्ट एंड दे डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और दूसरी तरफ प्लेटो, जेएस मिल, ये जैसे थिंकर्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास का एजेंडा है, इसमें बेसिकली हम जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसकी क्रिटिक, उसकी समालोचना को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, एक चीज़ हमेशा आप ख्याल रखिएगा कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के सेंटर में जॉन रॉल्स हैं। उस सिलेबस के सेंटर में कौन है? जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स से क्वेश्चन हमेशा होते हैं। हमने जो है, जो हमारी क्लास है उसमें हमने प्रोसीजरल जस्टिस को, सब्सटैंटिव जस्टिस को डिस्कस किया
और उसके बाद आप देखें, अगर बात करें, हमने अरिस्टोटल को डिस्कस किया, प्लेटो को डिस्कस किया, जो हमारी शुरुआती क्लासेस हुई हैं। इसके बाद पहले तो हमने अरिस्टोटल को डिस्कस किया, प्लेटो को, और फिर लास्ट में रॉल्स। और इवन जो हमने रॉबर्ट नॉजिक का जो इंटाइटलमेंट थ्योरी, जो आधिकारिकता का सिद्धांत है न्याय का, रॉबर्ट नॉजिक का जो हमने देखा, तो ये जो रॉबर्ट नॉजिक का की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, एक्चुअली क्या है ये लिबर्टेरियन क्रिटिक है। क्या है? लिबर्टेरियन क्रिटिक है, समालोचना है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। और अब क्या है कि आज की जो क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में। और अगर आपने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा होगा, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, राइट? इसको हम अज्ञानता का पर्दा कहते हैं। अज्ञानता का जो पर्दा है, जो है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे कि आप देखें, हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे जो स्टेट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक अवस्था। एक माई ऑडिबल नाउ? हेलो, फिरोज, माई ऑडिबल नाउ? अच्छा, एक मिनट। अभी कुछ ठीक हुई, पहले से इम्प्रूव हुई? हाँ, एक मिनट। थोड़ा सा नेटवर्क को देखते हैं। कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना, तो उस वजह से भी। हाँ, वाईफाई तो वैसे ठीक है, सही है। गाइस, एम आई ऑडिबल नाउ? अफरोज, फिरोज, आवाज़ क्लियर है मेरी अभी? ऑल राइट। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है, क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको इमेजिन किया है अपनी इन प्रिंसिपल थे, मतलब थेरीज ऑफ जस्टिस में, जब लोग एक ऐसे नियम, एक ऐसे सिद्धांत को खोजने की या बनाने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को, हर एक वर्ग को एक्सेप्टेबल हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कंडीशन की कल्पना करते हैं कि जहाँ पे लोगों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे डाल दिया जाए, और उनसे वो सारी चीज़ें अलग कर दी जाएं जो सोसाइटी में कंट्राडिक्शन को, इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब वो सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं है जिनसे समाज के अंदर असमानता और इनजस्टिस फैलती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। हालांकि आप रियल लाइफ में अगर देखें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जिस एटमॉस्फेयर में, जिस इन्वायरमेंट में वो पैदा हुआ है, उस कंडीशन को उससे अलग कर दिया जाए। और वैसे भी आप देखें, जो हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, वो इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारे सोचने और समझने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। और जेंडर भी एक फैक्टर है। रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे, जो लोग अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका जेंडर क्या है, कि वो मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, या फिर वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें जाने के बाद लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करती हैं। आप देखें कि सोसाइटी में जेंडर के ग्राउंड पे भी, जेंडर के भी बेसिस पे लैंगिक असमानता जो है, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है सोसाइटी के अंदर। तो
रॉल्स ने क्या किया कि अपने थियोरी ऑफ जस्टिस में मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक जैसे प्रिंसिपल्स बनाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन रॉल्स की जो थियोरी ऑफ जस्टिस है, सुजैन मोलर और इनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से, वो जेंडर सेंसिटिव नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? जेंडर सेंसिटिव नहीं। उसमें लैंगिक समानता को जो है महत्व नहीं दिया गया है। अगर हम देखें रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को, वहाँ पे क्या कि जो फोकस है किस बात पे है, सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर पे है। और वो बताते हैं कि सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी में कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके कई वर्चूज हो सकते हैं, और उसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन जो जस्टिस है उस सोसाइटी का फर्स्ट वर्च्यू है। तो बेसिकली वो किस पे फोकस करते हैं, जो उनका फोकस है सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर पे है और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे है, न्याय के सिद्धांतों पे है। और एक सोसाइटी के अंदर एक फैमिली का क्या रोल होता है, और फैमिली के जरिए से कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को परपेचुएट किया जाता है, कैसे उसको अस्थायी बनाया जाता है, इस पे वो फोकस नहीं करते हैं। आमतौर पे आप देखें फैमिली में जो काम जो बटे होते हैं वो जेंडर के बेसिस पे बटे होते हैं। और जेंडर अपने आप में क्या है कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि एक तो होते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किए हैं। आप उसको अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखें, जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई एक्स एक्स, वो एक अलग फैक्टर्स हैं। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि खाना बनाने का जो काम है वो सिर्फ औरतें ही घर के करेंगी, या बच्चों की जो देखभाल है वो अलग बात है कि उसको पैदा करने का काम, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का काम, मतलब जब तक वो बच्चा 1 साल 2 साल का है उस वक्त तक तो मतलब चलो ठीक है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको खाना खिलाए पानी पिलाए। लेकिन उसके बाद तो फिर ये कोई ज़रूरी नहीं ना, कहीं तो ये तो नहीं लिखा है ना कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वही उनका ख्याल रखेंगी, वही उनकी देखभाल करेंगी। तो एक फैमिली के अंदर जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी होती है और जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, मतलब कि ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम औरतें करेंगी, उसको जॉन रॉल्स अनदेखा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर आपको एक ऐसा सिद्धांत बनाना है जो कंप्रिहेंसिव हो, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए क्या है कि उस प्रिंसिपल का जेंडर सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें इसकी महिलाओं को आप देखें, प्रेगनेंसी के टाइम में जो लीव मिलती है, अगर सपोज कि लीव के नियम जो जो लीव के नियम है, जो छुट्टियों के जो नियम हैं, अगर महिलाओं और पुरुषों को एक जैसा बना के लिए एक जैसे बना दिए जाएँ, तो उस केस में से फिर क्या है कि उसको लेबर पेन की कंडीशन में भी, मतलब सपोज़ उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है और उसको बीच-बीच में लेबर पेन्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी उसको जो है जॉब करने के लिए आना पड़ेगा। हालाँकि अगर मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए क्या है, सुजैन मोलर ओकिन कहती हैं कि रॉल्स ने जेंडर को जो है निग्लेक्ट कर दिया अपनी थियरी में। और जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये काल्पनिक स्थिति है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर जो लोग न्याय के नियम को बना रहे हैं वो जेंडर को बारे में नहीं जानते हैं, जेंडर के बारे में नहीं समझते हैं, और इस बात को नहीं समझते हैं कि जेंडर के बेसिस पे कैसे सोसाइटी में आप देखें, अगर आप देखें, एक तो फैमिली के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो फैमिली के इंस्टीट्यूशन है और एक जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये जो दो संस्थाएं हैं, परिवार और विवाह, इनके माध्यम से हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है जस्टिस को परपेचुएट किया जाता है, जस्टिस को, अन्याय को, इनजस्टिस को जो है अस्थाई बनाया जाता है। और ये सारे फैक्टर्स अगर नहीं होंगे, और वैसे भी ये जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, ये क्या कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीज़ों को कर सकें। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सी आर्ग्यूज दैट रॉल्स रॉल्स hypothetical contract where individuals design a just society without knowing their own gender। अगर आप जेंडर को नहीं जानते हैं और उसको एक्नॉलेज करने में आप फेल हो रहे हैं, तो इस बात को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जेंडर कैसे इंसान की एक्टिविटीज़ को, उनके बिहेवियर्स को, उनके ड्यूटीज़ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है इन्फ्लुएंस करता है।
और वो लोग जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे हैं, अगर वो जेंडर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे भी कानून बना सकते हैं जो अल्टीमेटली जेंडर के बेस पे क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आप जानते हैं कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट का। पब्लिक एंड प्राइवेट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, आमतौर पे ये जो पॉलिटिक्स है, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और जितने भी आप बात करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, इन सब की बारे आप जो बातें करते हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, इसको हम मानते हैं कि ये पब्लिक स्फीयर से बिलोंग करते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनसे बिलोंग करते हैं। और जबकि जो जो फैमिली है, ये किससे बिलोंग करती है, ये प्राइवेट स्फीयर से। तो चूँकि जस्टिस अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है। क्या सभी लोगों की क्या सभी लोगों के उस पे नेटवर्क पे वॉइस ब्रेक हो रही है? शगुफ्ता, क्या आवाज़ ब्रेक शगुफ्ता, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? राजीव, फिरोज जी, आप अपना एक बार थोड़ा-सा देखिए, आप इन्फॉर्म, जब भी आपको वॉइस ब्रेक हो तो आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। वैसे बाकी मेरे लेवल पे तो आप देखें यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन को, और आप देखें यहाँ पे नेटवर्क पूरे फुल कंप्लीट है। और यहाँ पे तो हमने मतलब नीचे जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी हमने पासवर्ड ले रखा है, और ये ऑटो मतलब सेटिंग को ऑटो पे रखा हुआ है कि इन केस अगर एक फेल होता है तो दूसरे पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से कोशिश ये है कि मतलब क्लास का जो फ्लो है वो बिगड़े ना। इन केस फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप रिपोर्ट ज़रूर करें। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये किससे बिलोंग करते हैं, पब्लिक स्फीयर से। यहाँ पे मतलब क्या कि पब्लिक डोमेन में इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती है, चर्चा होती है। और अगर आप बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कि रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें पहला जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, सॉरी, पहला जो प्रिंसिपल है वो लिबर्टी का है। दूसरा क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम जानते हैं कि सोसाइटी में जो है फैमिली, मतलब फैमिली लेवल पे, ये जो फैमिली बेसिकली जिसको हम प्राइवेट स्फीयर मानते हैं, इसके बेसिस पे क्या है कि फैम जो है सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस या इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। और अपने न्याय के सिद्धांत में जॉन रॉल्स बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, अवसर की समानता के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि फैमिली और जो प्राइवेट लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसको कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करती है, और उससे क्या कि अल्टीमेटली जो है इनइक्वालिटी जो है परपेचुएट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे एक पड़ोसी हैं, तो हमारे एक पड़ोसी हैं, उनकी एक बेटी है, वो कॉलेज पढ़ने जाती है। उनकी जो वाइफ है, उनकी अभी 2 साल पहले कोविड में जो है डेथ हो गई उनकी। तो हमारे पड़ोसी हैं, उनका एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों लोग पढ़ने के लिए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो उनके फादर हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो जाते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन जिस दिन क्या होता है, एडमिशन उन्होंने दोनों बच्चों के करा रखा है, अपनी बेटी का भी डीयू में एडमिशन करा रखा है, वो जो है साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रही है, और जो बेटा है उनका वो मैथमेटिक्स से कर रहा है ग्रेजुएशन। तो दोनों को राइट टू इक्वालिटी है, वो पढ़ने जाते हैं, उनके फादर ने उनको जो है एडमिशन दिला रखा है डीयू में। लेकिन अगर इन केस कभी उनके घर पे कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो उनकी बेटी को ही घर पे रुकना पड़ता है। मतलब जो गेस्ट आए हुए हैं उनकी देखभाल करना, उनको नाश्ता सर्व करना, और ये देखना कि वो कब तक रहेंगे। तो जब तक वो गेस्ट उनके घर पे रहते हैं, वो उनकी जो स्टडी है, वो उसकी जो स्टडी है वो इन्फ्लुएंस होती है।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फैमिली है, ये क्या है कि इसमें इनजस्टिस है। और आप इवन आप अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी आप देखेंगे, जब वहाँ पे जो फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो फैमिली है दिस इज द स्फीयर ऑफ इनजस्टिस। जो परिवार है वो असमानता का क्षेत्र है, और इसी असमानता के क्षेत्र से समानता का क्षेत्र यानी जो स्टेट है वो प्रोड्यूस होता है। तो फैमिली लेवल पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इनजस्टिस प्रिवेल करता है। ये भी तो हो सकता है कि ज़रूर एक दिन उनका बेटा रुक जाए और एक दिन बेटी चली जाए पढ़ने के लिए, लेकिन हमेशा बेटी को ही रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने फैमिली को प्राइवेट स्फीयर में रखा है, कभी हमने उसको उस लेवल पे डिस्कस किया ही नहीं। और इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों को, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, वो रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें नहीं देखने को मिलता। ऐसा मानना है सुजैन मुलर ओकिन का। और इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या, कि आमतौर पे देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो से या दो से अधिक चीज़ें आकर के मिलती हैं। और आपने अगर मेरी क्लास अटेंड की होगी, और यूट्यूब पे मैंने एक ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर एक मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, तो वहाँ पे भी मैंने इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या, कि जहाँ पे कई फैक्टर एक साथ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आम तौर पे जो महिलाएं हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो जेंडर की बेसिस पे होता है। लेकिन अगर वही महिला क्या है कि उसकी हाइट कम हो, जब उसकी अगर उसकी हाइट कम हो, उसके स्किन का कलर ब्लैक हो, वो लोअर क्लास से बिलोंग करती हो, तो उस केस में क्या है कि एक साथ कई फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और फिर क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड बन रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है, जहाँ पे कई कई फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड बनते हैं, उसको भी जो है इसमें आप देखेंगे, वहाँ आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो ये जो जेंडर का फैक्टर है, और इसके साथ जो और भी फैक्टर्स हैं, क्लास है, रेस है, कि किस नस्ल का आदमी है। आप देखें कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हैं, जब वो दिल्ली वगैरह में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में, तो लोग उनको चाइनीज़, नेपाली नेपाली कहते हैं। हालांकि वो इंडियंस हैं, लेकिन क्या है कि जो उनकी रेस है वो डिफरेंट है। जैसे हम लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, हमारी रेस अलग है, उनकी रेस, उनकी जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो जब कई फैक्टर्स एक साथ मिलकर इन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और उसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, उस डिस्क्रिमिनेशन को जो है रॉल्स अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, अपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में एड्रेस नहीं करते हैं। तो बेसिकली कुछ ये फैक्टर्स है, फैमिली है, जो आइडेंटिटी है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सुजैन मोलर ओकिन का ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी थ्योरी को डेवलप करें जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को एक्सेप्टेबल हो, तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब आइडेंटिटी को लेकर के, और जेंडर को लेकर के, और इंटरसेक्शनैलिटी को लेकर के जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हो, सेंसिटिव हो, उनमें उन वेरिएबल्स को जो है इंक्लूड किया गया हो। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं चीज़ें आपको इतनी गहराई में, लगभग जो हमारी जो क्लास है, ये पिछले 3-4 दिन से हम जस्टिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक फैक्टर है। क्या फैक्टर है, मैं उसको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी एग्जामिनेशन में, इस टॉपिक से, जस्टिस अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पहली चीज़ तो ये। और इस टॉपिक के जो सेंटर में जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्पेशली जो अलग अलग क्रिटिक है, जो समालोचनाएं हैं, जैसे कि हमने लिबर्टेरियन क्रिटिक को देखा, फिर आज फेमिनिस्ट क्रिटिक को देखा। अभी हमें और दो चीज़ें और देखनी हैं। एक तो अमर्त्य सेन का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, वो जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं,
फ्रीडम एज जस्टिस एज फ्रीडम, एक मिनट, उनकी जो बुक है, क्या नाम है उसका? एक तो दो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। एक तो बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, और उनका एक, एक अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच, उसके बारे में बात की गई है। तो आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से जो है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम। एक मिनट, थोड़ा सा पानी लेकर के आ रहा हूँ। ये लेक्चर, ये जो आप यहाँ पे राजीव, एम आई ऑडिबल देयर? आवाज़ मेरी आ रही है प्रॉपर? मैंने एक्चुअली जो है हाँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं चूँकि इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, हालाँकि इसमें तो बेसिकली रोल्स के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन आप अगर यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि रोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन रोल से ही पूछे गए हैं। अगर आप पेपर का इसका एनालिसिस करें, अगर आप इस पेपर को देखें, तो जैसे कि आप यहाँ तो मतलब रोल्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। थोड़ा और आप आगे आएँगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमर्त्य सेन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अमर्त्य सेन से रोड टू सर्फडम, सॉरी, आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी बुक है। यहाँ पे बुक्स के नाम दिए गए हैं, और अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो भी इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जो यहाँ पे डेफिनेशन है, प्लेटो, अरिस्टोटल, रॉल्स और थ्रेसिमेकस। जो लेटेस्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे उसको थोड़ा देखेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्चुअली आज सुबह से मैं इसी काम में लगा हुआ था। मैंने, देखिए, आप ये देखेंगे कि आमतौर पे जो पहले मेरे क्वेश्चन होते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे। तो ये जो एक लैंग्वेज का जो इश्यू था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन को बाइलिंगुअल बना दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अभी हम क्या है कि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये देखिए, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है, ये सुजैन मुदर ओकिन का, जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की ही क्लास में हम जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है जस्टिस को देखने का, जस्टिस को समझने का, उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आज की क्लास में इसको कवर कर लिया। कल की क्लास में हमने जो है ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था, और आज इसको भी, जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, समुदायवादी जो दृष्टिकोण है, उसको भी हम देख लेंगे। और रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या है कि आपको हर एक पहलू को देखना है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो जस्टिस की जितनी भी डायमेंशन है, या जस्टिस की जितने भी थिंकर्स ने जो थियरीज दी हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, उसको आपको देखना ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो इस कॉन्सेप्ट को मैं 2 दिन में सम अप कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को 2 दिन में सम अप करता, तो एक तरह से क्लास के साथ इनजस्टिस होती। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। हमें बस अब सिर्फ क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है अमर्त्य सेन को डिस्कस करना है, उनका जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको डिस्कस करना है, और हमें डिस्कस करना है जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, जो समुदायवादी जो दृष्टिकोण है, उसको डिस्कस करना है। तो आइए जो है कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव को देखते हैं। और आई थिंक कल हमारी लास्ट क्लास होगी जस्टिस की, जिसमें हम अमर्त्य सेन को डिस्कस करेंगे। और
जो कुछ रिसेंट जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 2000 अगर हम बात करें तो 2019, 20, 21 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और फिर ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे इन किताबों के बारे में पूछा गया है, 2019 का ये क्वेश्चन है और अगेन आप यहाँ देख सकते हैं रॉल से क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का, देखिए यहाँ पे ना कि ये फेमिनिस्ट ग्रामसी फेमिनिस्ट नहीं है और जो है मैरी ओल्स्टनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट नहीं, बल्कि वो फेमिनिस्ट है। इसको मतलब क्या है, इसको रिवर्स कर दिया है एग्जामिनर ने। बाकी ये बिल्कुल सही है, जॉन रॉल्स एगलिटेरियन थिंकर हैं, वो समतावादी विचारक हैं, एगलिटेरियन थिंकर हैं। और प्लेटो क्या है, आइडियलिस्ट थिंकर है। और प्लेटो को क्या हम कहते हैं, फादर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। दार्शनिक आदर्शवाद का पिता बोलते हैं, दार्शनिक आदर्शवाद का पिता। दिल्ली में G20 समिट हो रही है और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह हैं, ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो बंद हो रही हैं। तो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वो बंद रहेंगी 3 दिन, लेकिन हमारा ये जो सेशन है तो चलता रहेगा। कल भी हम डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए माइकल वाल्जर एक क्या है, ये एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, कम्युनिटेरियन मतलब क्या है, एक समुदायवादी विचारक हैं। तो जितने भी समुदाय, देखिए एक होता है व्यक्तिवाद, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे व्यक्ति को उसके अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और दूसरी तरफ होता है समुदायवाद, मतलब क्या कि मोर देन 1 और 2 पीपल्स, जहाँ पे एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है, एक समाज होता है जो लोगों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे ग्रुप्स राइट्स के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, जो समुदाय के जो लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, ग्रुप राइट्स के बारे में। और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल राइट्स में जो व्यक्ति के जो अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स। और अगर आप देखें पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर देखें तो हमेशा से इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स में डिस्प्यूट रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप देखें आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें अपनी आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें, जो हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस देता है, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि हम अपने तरीके से किसी भी मजहब को मान सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से प्रोवाइड की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से। और साथ ही में आर्टिकल 26 है, ये क्या है, ये ग्रुप राइट्स है, कि जहाँ पे क्या है कि जितने भी धार्मिक समूह हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि जो उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो उनके धार्मिक मामले हैं, उनको वो अपने तरीके से क्या है कि वो उसको रन कर सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो धार्मिक मामले हैं उसको अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आप देखें, जब भी कभी भी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स के बारे में देखें, जब भी कोई केस गया है और तो उसमें क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है कि व्यक्ति के अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दी है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल है। आपके पास सबरीमाला जो मंदिर का डिस्प्यूट था, जहाँ पे औरतों को जाने के लिए मनाही थी, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। हालांकि ये मसले जो है सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी बेंच को दिया गया है
और इसमें इस बात पे भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या कोर्ट को ये अधिकार है कि वो इस हद तक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे कि जहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप के राइट्स हैं, जिसको आर्टिकल 26 में दिया गया है ग्रुप्स को, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो स्टेट अगर इंटरवीन कर रहा है तो उसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात हो रही है। और यहाँ पे अगर बात करें माइकल वाल्जर की, तो ये एक समुदायवादी विचारक हैं। और रॉल्स क्या हैं? जॉन रॉल्स एक व्यक्तिवादी विचारक हैं। रॉल्स क्या है? एक व्यक्तिवादी विचारक हैं। रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना हो, उनके चिंतन को, उनके दर्शन को आप समझना हो, तो एक लाइन काफ़ी है उसको समझने के लिए। रॉल्स कहते हैं राइट इज प्रायर टू गुड। मतलब कोई चीज़ जो शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, वो चीज़ें बाद में आती हैं। पहले अधिकार आते हैं, पहले लिबर्टीज आती हैं, पहले अधिकार और स्वतंत्रताएं आती हैं, इसके बाद में जो है कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, वो चीज़ें बाद में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपको बोलने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आपको। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो चीज़ें आप बोलेंगे वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी बुरी भी हो सकती हैं, वो सोसाइटी के अंदर टेंशन को क्रिएट कर सकती हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है आपको बोलने की आज़ादी दी, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि आपकी बोलने की आज़ादी पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। तो हम ये देखते हैं कि हमेशा जो है ग्रुप्स राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स में हमेशा शुरू से ही जो है टकराव रहे हैं। और आमतौर पे जितने भी समुदायवादी विचारक होते हैं वो ग्रुप के राइट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द प्रायोरिटी ऑफ जस्टिस ओवर गुड। मतलब क्या है कि एक जो सोशल, मतलब एक होता है कि जैसे कि आमतौर पे आप देखें एक इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। अरस्तू कहते हैं कि जो इंसान समाज के बिना रहता है या तो वो अपने आप में खुदा है, अपने आप में गॉड है, या तो कोई बीस्ट है, कोई जानवर है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें एक इंसान के लिए बेहतर हों वो पूरी सोसाइटी के लिए बेहतर हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति के लिए जो चीज़ें अच्छी हों वो ज़रूरी है कि पूरे समाज के लिए अच्छी हों। क्यों? क्योंकि समाज में जो है अलग अलग मज़हब के मानने वाले हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सबके लिए जैसे नियम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम देखें, जैसे दिल्ली जेएनयू की बात करें, तो बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन में सोते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ठीक उसका अपोजिट करते हैं वो। तो क्या चीज़ें, मतलब आप एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना सकते हैं जिसमें हर किसी को जो है फिट किया जा सके। हर इंसान के काम करने का तरीका, जो उसका आइडिया ऑफ गुड है, वो अलग होता है, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं, उनके मूल्य अलग होते हैं। और जस्टिस अपने आप में एक रिलेटिव चीज़ है। जिस जस्टिस को आप हवा में आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है अ, उस सेटिंग को, उस इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उस सोसाइटी को समझना पड़ेगा जिसके लिए आप उस नियम कायदे कानून बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख लें, कोई भी पॉलिसी अगर उसको सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि उसको सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जो है अगर कोई प्रिंसिपल जो है लोगों के मूल्यों के हिसाब से नहीं है, तो फिर क्या है कि लोग उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, अल्टीमेटली वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और फिर वो चीज़ें फेल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आप देखें, जो बात हो रही है विल ऑफ इग्नोरेंस, जो विल ऑफ इग्नोरेंस की, अज्ञानता का पर्दा, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप में क्या है कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, काल्पनिक स्थिति है, जहाँ पे लोगों को जो है रखा गया है, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और
एक ऐसे नियम कायदे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सोसाइटी को, हर एक सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन हम जानते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए जो न्याय के जो नियम हैं वो क्या होने चाहिए, वो कल्चरली, वो कल्चर को लेकर के सेंसिटिव होने चाहिए, कल्चर को लेकर के सेंसिटिव होने चाहिए। अगर कोई प्रिंसिपल, अगर कोई प्रिंसिपल जो है अगर किसी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस केस में फिर क्या है कि उस केस में फिर लोग उसको जो है उसको मानेंगे नहीं, उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रॉल्स का जो टोटल जो फोकस है वो इंडिविजुअल राइट्स पे, ना कि कम्युनिटी राइट्स पे है। तो इस वजह से जो है ये थिंकर्स कहते हैं कि रॉल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, उनको कल्चरली, मतलब कल्चर ओरिएंटेड होना चाहिए, और ओवरऑल उसमें जो है जो सोसाइटी का जो वेलफेयर है उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आई थिंक आज की क्लास जो है हमारी, इसमें इन दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर किसी को इन दोनों टॉपिक से कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमसे पूछ सकते हैं।